हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस एकेडमी। आज इस सेशन में देखेंगे 2021 और 22 का बजट। शुरू करने से पहले मेरा परिचय है। मेरा नाम है गौरव कुमार। मैं मास्टर इन कॉमर्स किया हूँ, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड पटना से किया हूँ। मैं सीटेट 2019 में क्वालिफाई किया हूँ। मैं कंपटीशन जंक्शन 24/7 का फाउंडर भी हूँ और लगभग 7 साल से ज़्यादा का मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और मैं कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ, जैसे महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, न्यू क्लब आईएएस एकेडमी और आईएएस एकेडमी में। आइए डिस्कस करते हैं बजट के बारे में। व्हाट इज ए बजट? अ बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। बजट क्या है? बजट एक एस्टिमेट है किस चीज़ का? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का। तो एक साल, जिस साल का हम बजट बना रहे होते हैं, तो उस साल में मुझे कितना रेवेन्यू होने वाला है और कितना एक्सपेंसेस होने वाला, उसका उसी का एस्टिमेट को हम कहते हैं बजट। एक बजट राजस्व और भविष्य की एक निर्दिष्ट अवधि में खर्च का अनुमान है। तो हम बजट किस साल के बना रहे हैं? 2021 और 2022 का। तो इस साल में कितना मुझे रेवेन्यू होने वाला है और कितना एक्सपेंस होने वाला, उसका एक प्रपोज्ड हम एस्टिमेट बनाते हैं और इसी एस्टिमेट को क्या कहते हैं? बजट। बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन, अ बिजनेसेस और अ कंपनी और अ गवर्नमेंट। बजट कोई भी बना सकता है, चाहे कोई एक इंडिविजुअल हो या फिर कोई एक बिजनेसेस हो या फिर कोई कंपनी हो, और गवर्नमेंट तो बनाते ही है। पर्सन की बात करें तो जैसे हाउस मेकर भी होते हैं, हाउस वाइफ, हाउस मेकर, वो भी एक महीने का बजट बनाते हैं कि कितने उसको एक महीने में इतने पैसे मिले, इतना खर्च करना है। तो वही बजट एक स्टूडेंट रहता है, स्टूडेंट भी एक बजट बनाता है कि एक महीने में घर से पेरेंट मुझे इतने पैसे दिए हैं, कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करना है। तो बजट बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड बजट डिराइव फ्रेंच वर्ड बॉगेट। फ्रेंच वर्ड है एक बॉगेट, इसे जो है एक बजट जो है डिराइव्ड किया गया है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। ये बॉगेट का मतलब होता है लेदर बैग और ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और इसी फ्रेंच वर्ड से जो है बजट बना। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया सबमिटेड ऑन 18 Feb 1860 बाय जेम्स विल्सन। जब हम लोग गुलाम थे, 18 फरवरी 1860 को सबसे पहले बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। कॉलोनियल इरा ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। अनटिल द ईयर 1999, 1999 तक बजट जो है फरवरी का लास्ट वर्किंग डे में शाम 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। शाम में 5 बजे पास किया जाता था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एनडीए का सरकार था और यशवंत सिन्हा उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। वहाँ से एक ट्रेडिशनल जो है चेंजिंग आया। क्या चेंजिंग आया? कि वो जो शाम में बजट पेश किया जाता था, अब वो सुबह 11 बजे चेंज, सुबह 11 बजे हो गया, बजट प्रेजेंट करना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 2016 में फिर एक चेंजिंग आया। वो चेंजिंग क्या था? नरेंद्र मोदी की सरकार थी और अरुण जेटली उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पहले फरवरी का लास्ट डे में होता था, वर्किंग डे में, अब 1 फरवरी को प्रेजेंट करने का बात कहा गया। तो 2016 से 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। उसके साथ साथ एक अमेंडमेंट और आया कि रेल बजट को भी मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ। रेल बजट पहले अलग पेश किया जाता था, अब यूनियन बजट के साथ इसको भी मर्ज कर दिया गया। फिर 2018 तक की बात करते हैं तो अंटिल 2018 एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन कैरी द बजट इन ए लेदर ब्रीफकेस या फिर लेदर बैग। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो बजट होता था उसको लेदर ब्रीफकेस में या फिर लेदर बैग में लेकर आते थे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर उसको निकाल करके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उनको रीड करते थे, स्पीच देते थे। लेकिन वो भी ट्रेडिशन चेंज हो गया। 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमन ब्रोक दिस ट्रेडिशन बाय द कैरिंग बजट इन बही खाता। अब आ गया बही खाता का कॉन्सेप्ट। जो ट्रेडिशन चलते आ रहा था लेदर ब्रीफ केस को, उसको बही खाता में कन्वर्ट कर दिया गया। कब? 5 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। फिर से एक चेंजिंग आया 1 फरवरी 2021। इस बार क्या चेंजिंग आया कि इस बार फर्स्ट पेपरलेस बजट बना। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक इंडिया में है, तो इस वजह से कहा गया कि पेपरलेस बजट हम बनाते हैं। तो इस बार जो है फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट बनाया गया, प्रेजेंट किया गया। तो इस बार का बजट सेशन क्या था? 2021 और 22 का बजट इस बार प्रेजेंट किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच कौन दिए? निर्मला सीतारमन जी। 1 फरवरी 2021 को प्रेजेंट किया गया। इस बार का जो बजट है फर्स्ट इवर डिजिटल यूनियन बजट है। और इस बार का जो बजट का विजन है, बजट का विजन है द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी सेशन में आगे चल कर। इस बार का जो यूनियन बजट है वो टोटल 6 पिलर पर बेस कर रहा है।
द यूनियन बजट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 पिलर। तो 6 पिलर्स कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 6 पिलर है यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और सलामती के बारे में पहला पिलर है। सेकंड है फिजिकल एंड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और पूंजी बुनियादी ढांचा। थर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फोर्थ है री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसी 6 पिलर पे जो है पूरा इस बार का बजट बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग के लिए क्या क्या किए हैं सरकार, कितना खर्च किए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ₹2,23,846 करोड़ आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इन 21-22 एज अगेंस्ट 94,452 करोड़ 2020-21। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2,23,846 करोड़ जो है इस बार का खर्च आएगा, दिए जाएंगे किसमें, इस बार का हेल्थ और वेलबींग में। और पिछले साल के अगर मुकाबला करें तो पिछले साल 94,452 करोड़ दिया गया था और 137% ह्यूज अमाउंट इंक्रीज किया है। 137% से बढ़कर 2,23,846 करोड़ इस पर दिया जाएगा। फोकस किस चीज़ पर है देखिए, 3 एरिया है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग पर। प्रिवेंटिव मतलब अगर कोई बीमारी आती है तो उसको कैसे हम रोकथाम कर सके, कैसे रोक सके, और अगर फैल गया तो किस तरीके से हम कितना जल्दी इसको क्योर कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, कितना जल्दी वैक्सीन ला सकते हैं, कितना बढ़िया से लोगों को हम रख सकते हैं। तो इसके लिए 3 एरिया को स्ट्रेंथन मजबूत करने के ऊपर जो है फोकस किया गया है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो है 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक और चेंजिंग देखिए आया है, न्यूमोनोकल वैक्सीन आया है जो मेड इन इंडिया है। पहले हम लोग क्या करते थे, निमोनिया का बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग बाहर कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते थे। तो वो क्या अब हम लोग अपना मेड इन इंडिया डेवलप कर लिए हैं। इस डेवलप करने से क्या होगा कि लगभग हम 50,000 चाइल्ड को डेथ जो होता है हर एक साल उसको हम बचा सकेंगे। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ के लिए क्या किए हैं गवर्नमेंट, देखते हैं। 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के लिए, विषाणु को पढ़ने के लिए। जैसे कोविड-19 ही आया तो अगर हमारे पास वायरोलॉजी हमारे पास इंस्टीट्यूशन होता स्ट्रॉन्ग तो और जल्दी और कुछ अच्छा कर सकते थे। ठीक है। हालांकि जितना भी गवर्नमेंट किया तो बहुत अच्छा किया, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो WHO ने भी सराहा है। ठीक है। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भी बनाया जाएगा 11 स्टेट में। तो ये सब डेटा एक बार याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछता है, रॉ डेटा है। स्ट्रेंथिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इट्स 5 रीजनल ब्रांचेज एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलेंस यूनिट्स। इसको जो है स्ट्रेंथिंग करेगा, अभी बना हुआ है लेकिन इसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत करने के लिए फिर से इसके ऊपर जो है खर्च करेंगे सरकार। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के बारे में बात करते हैं तो 1,41,678 करोड़ रुपए जो है 5 साल में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 या फिर 2.0 भी इसको बोलते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट इतना खर्च करेगा। अब अर्बन स्वच्छ भारत मिशन की बात हो रही है। ठीक है। तो इस चूँकि जो है बहुत सारे जब स्वच्छ भारत अभियान या फिर बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसमें से कि साफ़ सुथरा में हमारा भारत जो है या फिर स्टेट जो है बहुत पिछड़ जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। क्लीन एयर की बात करें, क्लीन एयर के लिए 2,217 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, जैसे दिल्ली NCR की बात करें, दिल्ली की बात करें तो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए इतने 2,217 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आया है। अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल अगर यूज करते हैं तो 20 साल के बाद आपको स्क्रैप करना जरूरी है, और अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल के बाद उसको जो है स्क्रैप पॉलिसी उस पर लागू हो जाएगा। ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में ए न्यू स्कीम टाइटल PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना टू बी लॉन्च पर टू डेवलप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर। ठीक है। एक नया स्कीम लाया गया है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। फिर मिशन है पोषण 2.0 टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन आउटकम्स अक्रॉस 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा पोषण। क्योंकि जो है अगर पोषण अच्छा से खान पीन रहेगा, न्यूट्रिशन का कमी नहीं रहेगा तो हम लोग का एंटीबायोटिक जो होता है बॉडी का वो बना रहेगा,
तो क्या है कि बहुत सारा बीमारी जो आता है वो नहीं हो पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। फिर ऑपरेशनलाइजेशन 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया जाएगा। बना हुआ ऑलरेडी, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा या फिर कहीं पे स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ यूनिट्स एट 32 एयरपोर्ट्स, 15 सी पोर्ट्स एंड पोर्ट्स। जितने भी सारे हमारे पास बना हुआ है, 32 एयरपोर्ट पे बना हुआ है, 15 सी पोर्ट्स पे और भी पोर्ट्स पे बना हुआ है, तो उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। सेकेंड पिलर की बात करते हैं तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। इसमें एक चीज़ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस बार नया चीज़ आया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या होता है, जब कोई कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको यहाँ पे लाने के लिए उसको एक इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। तो इसके बारे में एक अलग सेशन हम बनाएंगे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें पूरा डिटेल्स में मैं बताऊँगा। इसके लिए सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी 1.97 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर PLI स्कीम इन 13 सेक्टर। 13 सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए जो है इसको फंडिंग करेगी, खर्च करेगी। टेक्सटाइल की बात करें, इन एडिशन टू PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अलावे अगर टेक्सटाइल की बात करें तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, ये स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि 7 टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा और 3 साल के अंतर्गत इसको बनाना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ग्लोबली कम्पिटिटिव उसको करना चाहते हैं हम लोग। लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा और उससे जनरेशन होगा और उससे एक्सपोर्ट भी हम लोग ज़्यादा कर सकेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है, पहले 5800 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसको एक्सपेंड करके बढ़ा करके 7400 प्रोजेक्ट पे वो जो है काम कर रहा है। तो अराउंड 217 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1.1 लाख करोड़ कंप्लीटेड। 217 प्रोजेक्ट पे काम ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये होता क्या है NIP के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवन सुगमता, ईज ऑफ लिविंग को प्राप्त करना है। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 1,18,101 लाख करोड़ जो है दिया गया, फंडिंग किया गया है, किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज कैपिटल के लिए दिया गया है। इसी के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना को दिया गया है, फंडिंग किया गया है, जिसमें से 3800 किलोमीटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, बन चुका है, रेडी हो चुका है। और इसके अलावे 8500 किलोमीटर जो है मार्च 2022 तक बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये इसका लक्ष्य है मार्च 2022 तक कंप्लीट करने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बीइंग प्लान्ड। इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो 1.03 लाख करोड़ खर्च आएंगे। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा तमिलनाडु में। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा, जिसमें खर्च आएगा 1.3 लाख करोड़। 65,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा केरला में, वहाँ पर भी 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा। 25,000 करोड़ 675 किलोमीटर बनेगा वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे 25,000 करोड़ का फंडिंग किया जाएगा। 34,000 करोड़ से ज़्यादा एलोकेट किया जाएगा 1,300 किलोमीटर बनाने के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स में असम में, और असम में भी काम एक्चुअली चल रहा है। इन एडिशन टू 19,000 करोड़ बक्स NH करेंटली प्रोग्रेस इन स्टेट, मतलब असम में ऑलरेडी 19,000 करोड़ का काम हो चुका है, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है असम में। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है तो उस टाइम से वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे असम की बात करें तो 3 साल में 34,000 करोड़ रुपया वहाँ पे गवर्नमेंट देने वाली है। फ्लैगशिप कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की बात करें तो देखिए ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार खाली याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, रायपुर विशाखापट्टनम चेन्नई सलेम कॉरिडोर बन रहा है, अमृतसर जामनगर और दिल्ली और कतरा बन रहा है। तो ये सब खाली याद रखिएगा सिर्फ मन में कि कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 1,10,55 करोड़ रेलवे में दिया जाएगा, जिसमें से 1,07,100 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, भवन निर्माण।
ऐसा 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 इन्वेस्टमेंट जहाँ पे कि वहाँ से प्रॉफिट लगभग 5 साल 10 साल 20 साल तक आते रहे, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे भवन निर्माण हो गया, रेल का पटरी में चेंज हो गया, कारखाना बना दिया, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया गया, तो वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग कितना खर्च किया जाएगा, 1,07,100 करोड़। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 टू क्रिएट फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम 2030। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम किस ईयर तक बनाया जाएगा, तो 2030 तक बनाया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम कब तक बन जाएगा, तो 2030 तक। दिसंबर 2023 तक का प्लान है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, कहीं डीजल से कोई ट्रेन ना चले, उसके लिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो लास्ट माइल है, ईयर है, वह है दिसंबर 2023 तक। कुछ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है और स्टार्ट भी होने वाला है, कुछ पर काम हो रहा है, कुछ स्टार्ट होने वाला है। जैसे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर की बात करें तो खड़गपुर टू विजयवाड़ा स्टार्ट होगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भूसवाल टू खड़गपुर टू डानकुनी बंगाल तक। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो इटारसी टू विजयवाड़ा। इससे इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम होने वाला है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क एंड एग्यूमेंटेशन ऑफ सिटी बस सर्विस कह रहा है कि हमारे पास जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है उसको बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा, और सिटी बस सर्विस को भी जो है बढ़ाने का काम किया जाएगा, उसको डेवलप करने का काम किया जाएगा। ₹18,000 करोड़ फॉर अ न्यू स्कीम टू ऑग्यूमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट। 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए 18,000 करोड़ दिए जाएंगे। इनोवेटिव पीपीपी मॉडल्स टू रन मोर देन 20,000 बसेस। पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, तो इसके थ्रू जो है 20,000 बस बनाने का और चलाने का, रन करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ सेंट्रल काउंटर पार्ट फंडिंग किया गया है, जैसे कोची मेट्रो रेलवे फेज 2 बन रहा है, तो उसमें जो है फंडिंग किया गया है। तो ये सब डेटा उतना याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी आप बस इतना याद रखिएगा कि फेज 2 में मेट्रो प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है। तो कोची मेट्रो रेलवे में काम हो रहा है, चेन्नई मेट्रो रेलवे में काम हो रहा है, बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में फेज 2A और 2B नाम से काम हो रहा है, नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 में और नासिक में काम हो रहा है। तो ये सब प्रोजेक्ट याद रखिएगा कि मेट्रो प्रोजेक्ट पे कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 1,41,00,000 सर्किट जो किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को ऐड किया गया है, इतना इस बार जो है लाइन बढ़ाया गया है, तार बिछाया गया है, जिसमें से 2.8 करोड़ हाउस होल्ड कनेक्टेड इन पास्ट 6 ईयर में। 6 साल की बात करें तो पास्ट 6 ईयर में लगभग 2.8 करोड़ हाउस होल्ड को कनेक्शन मिला है, नया कनेक्शन की बात कर रहा है। कंज्यूमर्स टू हैव अल्टरनेटिव टू चूज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू एनहेंसिंग कम्पिटिटिवनेस। बोल रहा है कि बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसका सर्विस आपको अच्छा लगेगा आप उसको स्विच कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, बदल सकते हैं। 3,05,984 करोड़ ओवर 5 years टू रिमैप्ड रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 3,05,984 करोड़ रुपए 5 साल में दिया जाएगा। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की बात करें तो 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 7 प्रोजेक्ट के लिए, जो पीपीपी मोड से 2021-22 में काम करेगा, बनेगा उसके तर्ज पे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें, एक्सटेंशन ऑफ उजाला स्कीम टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज। यहाँ पे उजाला स्कीम जो चल रहा था, जो गैस फ्री में गैस दिए जा रहे थे, तो लगभग 1 करोड़ जो है मोर बेनिफिशरी को इस पर दिया जाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये न्यू गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर में एक गैस लाइन पाइपलाइन नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी। इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए यहाँ पे एफडीआई मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले 49% था इंश्योरेंस में, अभी 74% हो गया है, और इसके साथ साथ अलाउ फॉरेन ओनरशिप भी कर दिया है, मतलब फॉरेन के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। रिकैपिटलाइजेशन करने का अर्थ क्या है कि जितने भी सारे बैंक हैं सब में एनपीए है, सब लॉस मेकिंग बैंक है, तो जो लॉस मेकिंग में है उसमें अधिकतर में जो है उसमें जो है इन्फ्यूज किया जाएगा, फंड इन्फ्यूज किया जाएगा। तो इसके लिए जो फंड रखा गया 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा बैंक को
रिकैपिटलाइज करने के लिए, फिर से उसको अच्छा बनाने के लिए, फिर से उसको ठीक करने के लिए, एनपीए ख़त्म करने के लिए। एनपीए बढ़ता कैसे है? जब कोई आदमी व्यक्ति लोन लेके और लोन का रीपेमेंट नहीं करता है, जैसे नीरव नीरव है, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, विजय माल्या, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। पैसा तो ले लिया, लोन तो ले लिया, लोन लेकर के देश से बाहर भाग गया, अब उसका पैसा कौन देगा? तो इस वजह से क्या होता है, बैंक लॉस में जाता है, एनपीए होता है, तो फिर से उसको ठीक करने के लिए रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है बैंकों को। डिसइन्वेस्टमेंट के बात करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल, सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब सरकार की कोई हिस्सेदारी को बेच देती है तो उस बेचने की प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहते हैं। विनिवेश हो रहा है इस बार भी, देखिए 1,75,000 करोड़ एस्टिमेटेड रिसिप्ट फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट 2020-21 में जो है लगभग 1,75,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को पैसा आया है। ठीक है, स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई जो बैंक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये सभी को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सरकार इससे अपना हिस्सेदारी बेचेगी, उससे क्या होगा? सरकार को इनकम होगा। ठीक है, इनकम होगा तो फिर आगे प्रोजेक्ट पे काम भी करेंगे। इसके अलावा अदर देन आईडीबीआई, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड। इसके अलावा आईडीबीआई तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, और जिसको पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर आप बोल सकते हैं भारत सरकार का उपक्रम जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ जीआईसी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसको भी प्राइवेटाइज करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, एलआईसी फर्स्ट टाइम पूरे लाइफ में आईपीओ इशू कर रहा है। मतलब इसका भी जो है एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। आईपीओ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी और फर्म अगर उसको कोई फंड चाहिए होता है तो उसके पास 2 प्रोसेस होता है। एक तो है कि अपना कैपिटल लगाओ लोन लेकर, और एक होता है, एक ऑप्शन से भी देता है, गवर्नमेंट देता है कि वो आईपीओ इशू कर सकता है। तो जो न्यू फॉर्म कंपनी होता है जिसका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो शुरुआत में ही आईपीओ इशू कर करके फंड रेज कर लेता है पब्लिक से, उसके बाद वो अपना बिजनेस कर सकता है। एलआईसी अभी तक वैसा नहीं किया था, तो एलआईसी के पास अभी ऑप्शन है, इसलिए वो आईपीओ अभी इशू करना चाह रहा है। तो 2021-22 में एलआईसी आईपीओ इशू करने वाली है। अब आते हैं थर्ड नंबर पिलर पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। स्पेशली इसमें देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में बोला गया है कि इंश्योर्ड एमएसपी एट मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज। कोई प्रोडक्शन करते हैं, आप चावल धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका मिनिमम जो एमएसपी है सरकार आपको 1.5 टाइम्स देगा। मान के चलिए 1 रुपये लगाते हैं आप, तो आपको सरकार 1.5, कम से कम 1.5 आपको प्रोवाइड देगी। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इनहेंस टू ₹16.5 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। किस किस सेक्टर में देंगे? तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इस एरिया पे मेन फोकस एरिया रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक बनाया जाएगा, बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसमें फंड था 30,000 करोड़ था, लेकिन उसको बढ़ा करके 40,000 रुपये अब देने का बात कहा गया है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या आता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आता है रूरल रोड्स, जो ग्रामीण इलाका में रोड्स होते हैं। आप जो देखेंगे कि एनएच से कोई गांव की तरफ या फिर कोई छोटा मोटा शहर की ओर लिंक किया रहता है, वहाँ पे लिखा रहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो वो सब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। तो रूरल रोड, मेजर डैम्स डेवलप करने का काम करेगा, कैनल वर्क्स, इरिगेशन, ड्रेनेज, रूरल हाउसिंग, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, ये सब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इसके लिए इस बार फंडिंग जो किया गया 40,000 करोड़ किया गया, बढ़ा दिया गया, 30,000 से 40,000 किया गया है। डबल द माइक्रो इरीगेशन फंड टू ₹10,000, 10,000 करोड़ इसको डबल इरीगेशन फंड, माइक्रो इरीगेशन फंड में दिया गया 10,000 करोड़ रुपए। माइक्रो इरीगेशन क्या होता है? सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि है। अब जितना पानी का जरूरत है, जितना नीड है पानी और खाद का, उतना ही दिया जाएगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम है, पाइप लगा करके जिस जिस जो कोई पौधा है तो उसका रूट के पास पानी देना, तो उसी रूट के पास ही पानी सिर्फ पड़ेगा। ऐसे क्या होता है कि पानी का ज़्यादा बर्बादी होता है, तो इसे बचाने के लिए जो है माइक्रो इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम एक्सटेंडेड किया जाएगा 22-22 पेरिशेबल प्रोडक्ट पे टू बूस्ट वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट।
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसके लिए उससे ज़्यादा इनकम कैसे कर सके, उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम सरकार बनाएगी इस बार। फिशरीज की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट टू डेवलप मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर बोथ मरीन एंड इनलैंड। देखिए यहाँ पे फिशरीज के बारे में बोला गया है कि फिशिंग हार्बर्स और फिशिंग जो है लैंडिंग सेंटर से वो बनाए जाएंगे। तो 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स जो है कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट में डेवलप किया जाएगा। ऐसे एक हब ऐसा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एकदम इसको जो है हब बनाया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये पांचों सेंटर का, जिसमें मछली पालन किया जाएगा। तो मछली पकड़ने का आधुनिक बंदरगाह और मछली पकड़ने का केंद्र विकसित करने के लिए निवेश समुद्री और अंतर्देशीय दोनों को डेवलप करने का काम इस बार करेगा। माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हो चुका है, जिसमें से लगभग 32 स्टेट्स इसका बेनिफिशियरी 86% बेनिफिशरीज हैं। तो मान के चलिए को बिहार उत्तर प्रदेश का लोग हैं और वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में। अब मान के चलिए यहाँ उनका राशन कार्ड बिहार यूपी में बना हुआ, उड़ीसा में बना हुआ, बंगाल में बना हुआ है। अब वो वहाँ तो नहीं रह रहे हैं, अब वहाँ से चले गए दिल्ली, मुंबई, गुजरात चले गए हैं, तो वहाँ पर कैसे कैसे मिलेगा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू वह जो है कहीं से भी वो तेल भी उठा सकते हैं, केरोसिन तेल उठा सकते हैं, चीनी उठा सकते हैं, गेहूँ उठा सकते हैं, खाद उठा सकते हैं, जितने भी सारे चीज़ सरकार देती है वो जो गाँव पे उठा सकता था वो जाकर वहाँ पर भी अदर स्टेट में भी उसका लाभ ले सकेगा। रिमेनिंग 4 स्टेट्स टू बी इंटीग्रेटेड इन नेक्स्ट फ्यू ईयर, जो 4 स्टेट बचा हुआ है उसको भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो है कवर कर लिया जाएगा। तो पूरे इंडिया में कहीं भी रहिए जाकर के आप राशन उठा सकते हैं, ले सकते हैं। री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को मजबूत बनाना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्कूल एजुकेशन में 15,000 स्कूल टू बी स्ट्रेंथेंड बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंपोनेंट्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंपोनेंट जितने भी हैं लगभग 15,000 स्कूल को डेवलप किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। जैसे उसमें समुचित पानी का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, टोटल कनेक्टिविटी, टोटल चीज़ एकदम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उस तरह से 15,000 स्कूल को मजबूत करने का काम किया जाएगा। 100 नया सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, 100 न्यू सैनिक स्कूल टू बी सेटअप। हायर एजुकेशन के लिए बात करते हैं। सेटअप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन अम्ब्रेला बॉडी, एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा जो अम्ब्रेला बॉडी का काम करेगा। इसके अंतर्गत में बहुत सारा डिपार्टमेंट, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा काम इसमें करेगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, ये जितने भी सारे हैं इसी के अंदर में आ जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन में। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बनाया गया है लेह में, लद्दाख में, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर के लिए बनाया गया है 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया गया, जिसका ईच यूनिट मतलब एक स्कूल पे 38 करोड़ रुपया खर्च आएगा। और वही स्कूल अगर कोई हिली एरिया और डिफिकल्ट एरियाज में बनते हैं तो 48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे एक यूनिट बनाने में, एक स्कूल बनाने में। रीमैप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर फॉर एस के लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लिए फिर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लाया गया, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग किया गया है, जिसमें जो है 35,219 करोड़ रुपए इन्हें बढ़ाया गया, दिया गया है। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनाउंस किया गया है, जुलाई 2019 में किया गया था, इसका जो हम लोग का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में विभिन्न स्ट्रीमों में रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स को फंड उपलब्ध कराना, क्योंकि फंड नहीं रहने से हम लोग रिसर्च नहीं कर पाते हैं, रिसर्च नहीं होने के कारण बहुत सारे चीज़ में हम लोग पिछड़ जा रहे हैं। तो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है बन चुका था जुलाई 2019 में। इसमें लगभग 5 साल में 50,000 करोड़ सरकार देगी। PSLV CS-51 to be launched by the new Space India Limited, carrying Brazil Amazonia satellite and some Indian space satellite लॉन्च किया जाएगा PSLV CS-51 से। इसको याद रखिएगा, नाम क्या, PSLV CS-51 से, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ गगनयान मिशन एक्टिविटीज 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बीइंग ट्रेंड ऑन जेनरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट इन रशिया। जनरल स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट रशिया में 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट को जो है ट्रेंड किया जा रहा है। फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च इज स्लेटेड ऑन दिसंबर 2021 में फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च किया जाएगा, बिना मानव रहित
मानव रहित जो है मानव रहित फ्लाइट लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2021 में। 4,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स फॉर डीप ओशियन मिशन सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, गहरी समुद्र जैव विविधता को संरक्षण के लिए 4,000 करोड़ 5 साल में सरकार प्रोवाइड करवाएगी फंड। छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, measures being undertaken to bring reforms in tribunal to ensure speedy justice. The National Nursing and Midwifery Commission will introduce for the same in the nursing profession. नेशनल इंश्योरेंस एंड मिडवाइफरी कमीशन लॉन्च बिल एक लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जो नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं उनको, उनके लिए अगर उनमें कोई ट्रिब्यूनल कोई जस्टिस है, कुछ काम है, कुछ केस है, तो जल्दी से जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिस से जल्दी से काम करने के लिए फास्ट। इस बार 3,768 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डिजिटल सेंसस होगा, इस बार पेपरलेस होगा, ठीक है, 2021 में ही होना है। 2011 पिछले साल 2011 में हुआ था। तो 3,768 करोड़, ये डेटा एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है। 3,768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 3,768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा। 300 करोड़ रुपया ग्रांट किया गया है, 60 साल हो गया है गोवा का आज़ाद हुए पुर्तगाली से, तो इसके उपलक्ष्य में जो है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, तो 300 करोड़ रुपये ग्रांट किया गया है। 1,000 रुपये करोड़ दिया गया है टी वर्कर्स जो स्पेशली असम और बंगाल में काम करते हैं, स्पेशली वोमेन और उसका जो बच्चे हैं उसके अच्छे जीवन यापन के लिए दिया गया है। कितना? 1,000 करोड़। टैक्स प्रपोजल्स की बात कर लेते हैं। इस बार विजन क्या है टैक्स प्रपोजल की? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एफिशिएंट टैक्स सिस्टम होना चाहिए, और मिनिमम बर्डन टैक्स पेयर्स पर आना चाहिए। इस बार का विजन है। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इस बार का रिटर्न जो लगभग है 2014 से अगर 20 में कंपैरिजन करें तो डबल हो गया है। 6,48 करोड़ जो है इस बार रिटर्न लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी टैक्स पे किया है, बस रिटर्न लगा है, इसमें से कुछ पे किया है, कुछ मिनिमम पेमेंट ही 2.5 लाख जो है एग्जेम्प्ट भी किया होगा, तो लेकिन कुछ तो आदत चेंज आया, रिटर्न तो लगा रहे हैं लोग, इतना तो जागरूकता आया, तो लगभग डबल हो गया है, 6.48 करोड़। फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी क्या होता था, मान के चलिए आपको कोई केस फंसा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना होता था, डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे टाइम वेस्ट होता था बहुत ज़्यादा। उसके लिए क्या किया गया है, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। रिलीफ टू सीनियर सिटीजन को रिलीफ दिया गया है, काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया गया है। एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन ओवर 75 ईयर्स एज एंड हैविंग ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनका एज 75 है या फिर 75 ईयर से ज़्यादा है, और उनका इनकम सिर्फ पेंशन से हो रहा है या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम से हो रहा है, तो उन्हें जो है रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, मान के चलिए बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और उनको डॉक्यूमेंट भी सब कलेक्ट करना है, फिर जाकर के सीए के पास जाएंगे, लॉयर के पास जाएंगे, वहाँ पर पैसा देंगे, वहाँ पर टाइम देंगे, तो ये थोड़ा काफ़ी मुश्किल होता है। ये काफ़ी सराहनीय काम है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, ये मत समझिएगा कि जो 75 ईयर्स के सभी ओल्ड एजेज हैं उनको सबको छूट मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। जो सिर्फ जिनको सिर्फ पेंशन से और इंटरेस्ट से इनकम है, मान के चलिए कोई कोई 75 ईयर्स 76 ईयर्स के आदमी है और वो कोई कंपनी का एमडी है या फिर सीईओ है, तो उनको छूट नहीं मिलेगा, उनको रिटर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है। टनल बोरिंग मशीन टू अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटी 7%। इस बार कस्टम ड्यूटी लगाया गया है टनल बोरिंग मशीन पर 7%। अगर खरीदेंगे इम्पोर्ट करेंगे तो 7% देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन रेज टू 0 to 10%। इस पर 10% लगाया गया है कस्टम ड्यूटी कॉटन पर। इस बार का स्लैब में कोई चेंजिंग नहीं आया, जो पिछले साल का था वही था। 2.5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो उसमें नील है, कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2,50,000 जैसे 1 रुपये इसमें ऐड होगा तो यहाँ से आपका 5% जो है आपको टैक्स अट्रैक्ट करेगा। तो 2.5 लाख से जो है 5 लाख तक आपका 2,50,000 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक 5% है। 5 लाख 1 रुपये से लेकर के 7.5 लाख तक 10% आपको पे करना पड़ेगा। 7,50,000 1 रुपये से लेकर के 10,000 तक 15%। 10,000 1 रुपये से लेकर के 12,50,000 तक 20%। 12,50,000 1 रुपये से लेकर के 15,000 25%। और 15 लाख से अगर आपका इनकम है तो आपको 30% डायरेक्ट पे करना पड़ेगा। तो पिछले साल का भी यही था और इस साल का भी यही है। हम अगर देखें कि रुपी जो है, रुपी के हिसाब से कि हमारा एक्सपेंड कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस एरिया में होता है, कहाँ से इनकम होता है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे डेटा दिया गया है कि अगर 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में कहाँ कहाँ से कितने पैसे आते हैं। तो 1 रुपये की में बात करें तो 36% जो पैसा आता है वो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। सरकार जो है
कहीं से उधार लेती है या फिर कोई लाइबिलिटी रहता है तो उसका जो परसेंटेज है 36% है। उसके बाद नॉन डेप्ट की बात करें तो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव्ड 5% को आती है, 5% आती है सरकार को, यहाँ से इनकम आती है नॉन डेप्ट कैपिटल से। इनकम टैक्स से सरकार को 14% पैसा आती है, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8%, कॉरपोरेशन टैक्स से 13%, जीएसटी से 15%, कस्टम से 3% और नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6% आती है। तो टोटल ₹1 का ये डेटा है। कस्टम किस पे लगता है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है। एक्साइज किस पे लगता है? प्रोडक्शन पे लगता है। आप कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। ₹1 में अगर कहाँ कहाँ जाता है पैसा उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे है। ₹1 में सबसे पहले बात करते हैं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, वहाँ पे जाता है। बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम निकालती रहती है, स्कीम देती है, प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना, उज्ज्वला योजना, तो वहाँ पर जाती है 14%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर को जाता है 10%। स्टेट्स शेयर टू टैक्सेशन ड्यूटीज, ड्यूटी जो देना होता है, जैसे जीएसटी में ही मान के चलिए 15% है या फिर 10% है तो 5% स्टेट को, 5% सेंट्रल को जाता है, तो उसमें से 16% टोटल जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट यहाँ पे बोरोइंग्स कर रहा है और लाइबिलिटीज है उसका इंटरेस्ट देखिए 20% जा रहा है। ठीक है। डिफेंस में 8%, सब्सिडीज में 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% और पेंशन में 5% और अदर एक्सपेंसेस में 10% सरकार का पैसा जाती है। मेजर एलोकेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में 54,581 करोड़ रुपये गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 73,932 करोड़ रुपये। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 93,224। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 1,01,55,। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में 1,18,101 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स में 1,31,531 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो 1,33,690 करोड़ रुपया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो 1,66,547 करोड़ रुपया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, कितना? 4,78,196 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2,56,948 करोड़ रुपये, इतना एलोकेशन सरकार के द्वारा किया गया है। 2021 की बात करें तो 2021 में माइलस्टोन इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चेंजिंग, क्या क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ इवेंट होने वाला है। तो 75th ईयर हो जाएगा इंडिया इंडिपेंडेंस का। गोवा से भारत पुर्तगाली से गोवा को आज़ाद कराने के 60 साल हो जाएंगे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसका 50 साल हो जाएगा। और इस बार 8th सेंसस, इंडिपेंडेंट 8th सेंसस पास किया जाएगा। इंडिया टर्न एट ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, इस बार जो है ब्रिक्स में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है चाइना में, उसका जो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंसी है इस बार भारत के ही बनेंगे। ईयर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, चंद्रयान मिशन भी इसी साल टारगेट है। और हरिद्वार महाकुंभ, ये सब 2021 में होने वाला है, इस साल होने वाला है। विजन आत्मनिर्भर भारत का विजन क्या है? आत्मनिर्भरता, नॉट अ न्यू आइडिया। एंशियंट इंडिया वाज द सेल्फ रिलियंट बिजनेस एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आत्मनिर्भर भारत एन एक्सप्रेशन ऑफ 130 करोड़ इंडियंस हु हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देयर कैपेबिलिटी एंड स्किल्स। इसमें कह रहा है कि हम आज से आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर बहुत पहले से हैं और हमें बनना चाहिए। पहले जो थे हम सेल्फ रिलियंट भी थे और बिजनेस का एपिसेंटर था, और अभी भी हमको जो है सेल्फ रिलियंट होना चाहिए और बिजनेस एपिसेंटर भी वर्ल्ड का होना चाहिए। जैसे हम लोग कोविड का वैक्सीन जो बना है वो एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे न्यू इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो इस तरह से हम लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथिंग द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, डबलिंग फार्मर्स इनकम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों को लेकर के ही जो है हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।